Hi friends, welcome again. Now we are discussing about the how to trace out the social differences in this civilization. देखो व्हाट आर द सोशल डिफरेंसेस कि हमारी देखो पर्टिकुलर कोई भी सोसाइटी होती है, ईच एंड एवरी सोसाइटी हैव सम सोशल डिफरेंसेस. देयर विल बी सम पीपल विच हैव सम मतलब सम रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूशन नॉट इवन. ओके, मे बी सम आर रिच एंड सम आर पुअर, सम मे बी मिडिल क्लास. ओके, तो ये जो सोशल डिफरेंसेस, सोसाइटी का जो डिफरेंसेस है, इसको ट्रेस करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दो अलग अलग प्लानिंग का यूज करते हैं. पहला तो जो होता है बर्लियल्स होती है उनकी स्टडी करना. ठीक है, नॉर्मली बेसिकली क्या है कि एंशिएंट टाइम में आप जितने भी सिविलाइजेशन देखोगे, चाहे इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, नील सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इन सब सिविलाइजेशन में क्या है कि लोग है ना आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे. यानी कि आदमी की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो अगला जीवन है ना उसके अंदर इन लोगों का बहुत बिलीफ होता था. तो उसके लिए बेसिकली क्या होता था, जब ह्यूमन बीइंग की डेथ होती थी, उनकी जब मौत होती थी, तो उसको जब बरी किया जाता था, तो जैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को बरी किया जाता था, उसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भी उसके साथ रख दिया जाता था, ये सोचकर कि आने वाली जिंदगी में उसके काम आएंगे. ठीक है, अब देखो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जब वो इस बरियर साइट का अध्ययन करेगा तो वो उसको मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइट है, वहां से जब उसने खुदाई की तो उसे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ कीमती वस्तुएं मिली, मान लीजिए गोल्ड की, सिल्वर की, इस टाइप से कुछ उसे वस्तुएं मिली, तो वो क्या आइडिया लगा लेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन था ये सोसाइटी का एक रिच पर्सन रहा होगा. ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए एक पर्टिकुलर बरियर साइट है जहाँ पर एक स्केल्टन है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई वैल्यूबल आइटम नहीं मिला है, तो हम क्या पता लगा लेंगे ये यार एक पुअर पर्सन रहा होगा. ठीक है, इजिप्ट में तो यदि आप देखोगे जो फराह को दफनाया जाता था, राजाओं को जो दफनाया जाता था, तो उनके साथ उनके जो स्लेव्स होते थे उनको भी साथ में ही दफना दिया जाता था. अब ये तो है नहीं कि वो राजा के साथ ही उनकी डेथ हो गई होगी, तो उनको जिंदा ही उनके साथ दफना दिया जाता था. ठीक है, तो पहला तरीका जो होता है सोशल डिफरेंसेस को जानने का आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वो है स्टडी द बरियल्स. कि तो ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्टेन स्टडी टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज एनी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस. ओके, पहला तरीका क्या होगा, दीज इंक्लूड द स्टडिंग बरियल्स. तो यहाँ पे यदि आप देखोगे इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई सोशल डिफरेंसेस है या नहीं है, ये आप आइडिया नहीं लगा सकते हो. हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा में एक कब्रिस्तान है R37, उसकी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया गया है, लेकिन यहाँ पे हड़प इन कब्रिस्तानों के इन बरियल साइट के अध्ययन से हमें कोई आइडिया नहीं लगता कि वहाँ के लोगों में कोई सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था. ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि हड़प्पा में इससे कोई आइडिया नहीं लगता, ये ध्यान में रखना. ओके, अगर हड़प्पा में हमसे पूछ रहे थे कि हड़प्पा में लोगों को नॉर्मली जो दफनाया जाता था वो किस में दफनाया जाता था, तो इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स. खड्डे बनाए जाते थे, पिट्स बनाए जाते थे और उन पिट्स में इनको दफना दिया जाता था. सम अब कुछ है, कुछ पिट्स हैं वो अलग टाइप के भी हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल में आप देखोगे हेलो आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स. कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, वी आर नॉट श्योर. हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, हमें इतना पता है कि पीठ के अंदर वो दफनाते थे. सम ग्रेव्स कंटेन पोइट्री एंड ऑर्नामेंट्स. ऐसा नहीं कि यहाँ के ग्रेवयार्ड से कुछ भी नहीं मिला लोगों के साथ. सम ग्रेव्स हैव पोइट्री एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ बर्तन वगैरह कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं वहां से, जो केवल इतना बताता है कि इट इंडिकेट्स ए बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन दी आफ्टर लाइफ. तो इससे केवल इतना आइडिया लगता है कि हड़प्पा के लोग भी शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, लेकिन यहाँ से ऐसा कोई आइडिया नहीं लगता कि ये लोग रिच थे या पुअर थे. इन साइड से ये आइडिया नहीं लग पाता है. वी आर नॉट श्योर, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इन साइड से यदि देखो सिंपल सा वो एजर्सन और रीजनिंग बना देंगे यहीं से. ये एजर्सन में डाल देंगे सम ग्रेव्स कंटेन पोएट्री एंड ऑर्नामेंट्स, और फिर बोल देंगे और फिर ऊपर वाला स्टेटमेंट उठा के यहाँ नीचे डाल देंगे कि इट सजेस्ट दैट देयर वाज ए सोशल डिफरेंसेस इन दी हड़प्पन पीपल. तो इस ऊपर वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसका रीजन वो रॉन्ग हो जाएगा.
क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्री और ऑर्नामेंट्स मिला है, उससे ये नहीं पता चलता कि उनमें कोई सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था। उससे केवल हम इतना पता कर सकते हैं कि उनका भी आफ्टर लाइफ के अंदर बिलीफ था, दे ऑल्सो बिलीव इन दी आफ्टर लाइफ। ओके, अब ये हड़प्पा में से भी जो सीमेंट्री है वहां पे बहुत सारे अध्ययन किए गए, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता चला है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं कि भाई वहां पे सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। दूसरा तरीका होता है लग्जूरियस आइटम की खोज करना। देखो नॉर्मली लग्जूरियस आइटम किसको बोलेंगे हम, जो लग्जरी वाले आइटम होते हैं। तो देखो डे टू डे लाइफ में आप देखोगे ना, हमारे घर में यदि मान लीजिए बाहर से कोई गेस्ट आता है ना, तो उसके सामने जो चाय वगैरह हम सर्व करते हैं ना, वो हमारे घर के सबसे अच्छे कप प्लेट होते हैं, है या नहीं है? होंगे नहीं होंगे? वो बोन चाइना वाले एकदम शाइनिंग वाले कप प्लेट्स होंगे, जो हम बाहर से कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं उनके सामने, और उसी पर्टिकुलर दिन उनको निकालते हैं और उसी उसके बाद उनको साफ करके हम दोबारा से पैक करके रख देते हैं। होता है ना? वरना तो हम डे टू डे लाइफ में हमारे वही नॉर्मल कप्स हैं उन्हीं को यूज करते हैं, या फिर हमारे जो कटलरी आइटम्स हैं या जो भी आपके बर्तन हैं वो स्पेसिफिक कोई आपके मेहमान आते हैं तो उस दिन आप स्पेसिफिक चीज़ों को यूज करते हो। तो ये आपके हैं लग्जूरियस आइटम्स। ओके, अब देखो हो ये हड़प्पा वाले पीपल भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों का यूज करते थे। तो लग्जूरियस आइटम किसको बोलेंगे, जो कि मतलब या तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बना हो जो जो जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, या उसकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम हो। जैसे होते हैं ना रईसों के घर आप जाओगे खाना खाने के लिए, तो भाई उस पर्टिकुलर टाइम में आप उनके स्पेसिफिक गेस्ट हो, तो आपको हो सकता है कि चांदी के बर्तनों में खाना खिला दे। तो हर आदमी तो चांदी के बर्तनों को यूज नहीं करता ना खाना खाने के लिए, तो वो क्या हमारे लिए एक लग्जूरियस आइटम हो गया। तो हड़प्पा में भी इस प्रकार के लग्जूरी, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि यार यदि मान लीजिए कुछ घरों में लग्जूरियस आइटम मिलते हैं और कुछ घरों में लग्जूरियस आइटम नहीं मिलते हैं, तो उससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस था, इकोनॉमिक डिफरेंसेस था। लेकिन हड़प्पा में इन आइटम्स, इन लग्जूरियस आइटम को देख के भी आप सोसाइटी के अंदर डिफरेंस का पता नहीं लगा पाते हो। यहाँ पे जो सबसे लग्जूरियस आइटम है वो एक फाइन स्पोर्ट में हमें मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्पोर्ट के हमें बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं। तो यार बच्चों के खेलने के लिए तो इतनी कीमती चीज को यूज नहीं किया जाता होगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इससे भी कुछ नहीं पता लगाता कि यार इनसे कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, archaeologists assume that objects were luxurious if they were rare or made from costly non-local materials. आर्कियोलॉजिस्ट है उन सारी चीजों को लग्जूरियस मानते हैं जो या तो उस चीज से बने होते हैं जो रेयर होती है, या फिर वो किसी कॉस्टली आइटम से बने होते हैं, या फिर वो ऐसे मेटेरियल से बने होते हैं जो वहां नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का इसी प्रकार का लग्जूरियस पॉइंट है जो कि फाइन स्पॉट जिसको बोलते हैं। A material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired were probably considered precious because they were difficult to make. अब ये इसलिए लग्जूरियस है क्योंकि इन्हें बनाना थोड़ा कठिन था। ठीक है, लेकिन द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट टू सीम द आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ। लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इसलिए हो जाती है कि इस जिस चीज को हम लग्जूरियस मान भी लें, लेकिन इससे बनी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं, वो भी इसी प्रकार के मटेरियल से बनी हुई हैं। तो इसलिए फाइनली हम नहीं बोल सकते कि हड़प्पन पीपल में सोसाइटी के अंदर कोई सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था, उनमें इकोनॉमिक रूप से कोई डिफरेंसेस था या नहीं था, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओके, देखो डिफरेंस तो हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन हमारे पास वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि देयर वाज ए डिफरेंस इन दी हड़प्पन सोसाइटी। ओके, if we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable metals generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro, हड़प्पा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नॉर्मली हमें नहीं मिली है जिससे कि हम पता करें कि ये लग्जूरियस आइटम में कंसिडर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट आपका बनेगा, चंदू हारो का नाम याद रखिएगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था यहाँ का, छोटा सा शहर था मोहनजोदड़ो के कंपैरिजन में। इट वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वाटर मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो देखो भैया चंदू हारो का नाम आए, सिंपल से एमसीक्यू पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कौन सा शहर है, कौन सा सेंटर है जो कि पूरी तरीके से केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही वहाँ पे काम होता था, तो वो है चंदू हारो। ठीक है, इट इज कंपेयर टू मदुरा ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, सिंपल सा लिखा हुआ है एक लाइन में, तो आंसर हो जाएगा चंदू हारो। ठीक है,
अब वैरायटी ऑफ चीज़ यहाँ पे बनती थी, इनको हमें नहीं देखना है क्या बनता था क्या नहीं बनता था। अब हमें इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस वाले पार्ट में। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हमें पता चले। स्टेटाइट है जो कि मॉडल प्लास्टिक। अब एक और इधर आ जाओ भाई। Archaeologist experiments have revealed that the red color of kaolin was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। कि आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे जो ये कैरोलिन का जो ये पूरा बहुत सारी यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इसमें जो रेड कलर है, जो लाल कलर है, वो कहाँ से आता था, ये बड़ा एक लंबे समय तक उनके लिए एक रहस्य रहा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि ये एक येलोइश रॉ मटेरियल होता था जिससे वो चीज़ें बनाते थे। और इस येलोइश रॉ मटेरियल को जब वो पकाते थे तो पकाने के दौरान इसका कलर येलो से चेंज होकर किस में हो जाता था, रेड कलर हो जाता था। तो ये याद रखिएगा भैया एमसीक्यू के लिए कि किससे किससे होता था, रेड से येलो होता था या येलो से रेड होता था, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और है कुछ की स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड। कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिली हैं हमें। चंदूहारो पहले नाम आया है, लोथल और मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। यदि क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछ लिया जाए क्वेश्चन और उसमें ऑप्शन हो ए बी सी डी इस टाइप से, पहला हो लोथल, दूसरा हो चंदूहारो, तीसरा हो धोलावीरा और चौथा हो मोहनजोदारो, और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड सिटी नहीं है, तो मोहनजोदारो आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखोगे तो भैया सिंपल सा चंदूहारो भी रिलेटेड है, लोथल भी रिलेटेड है, धोलावीरा भी है। और केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा शहर है जो केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही काम करता था, तो आंसर हो जाएगा चंदूहारो। क्योंकि लोथल वो डॉकयार्ड का भी काम कर रहा था, धोलावीरा है वो वाटर रिजर्व के रूप में भी काम कर रहा था, यानी एग्रीकल्चर का काम भी हो रहा होगा वहाँ पे। लेकिन चंदूहारो वो सेंटर था जहाँ पर केवल और केवल क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है। अब कुछ दो चार जगह और हम देखते हैं। नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ क्या काम हो रहा था। ये दोनों के दोनों सेटलमेंट ऑफ कोस्ट के किनारे यानी समुद्र के कोस्टली पे हैं। ये दोनों सेंटर थे वो किसके लिए थे। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स। सेल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो जो सीप होता है उससे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उसको सेल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो समुद्र के किनारे थे तो यहाँ पे बहुत सारे सीप्स वगैरह मिलते होंगे, तो उससे अलग अलग टाइप की क्राफ्ट को ये तैयार करते होंगे। साथ ही बैंगल्स, जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, उनको बैंगल्स का बनाने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इन दोनों के लिए सेल ऑब्जेक्ट्स और बैंगल्स के लिए जो दो सेंटर हैं वो कौन से हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट। याद रखिएगा नागेश्वर एंड बालाकोट वर द टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ओके। अब ये कि सिंपल सा यदि और कोई कुछ ज़्यादा टेढ़ा दिमाग रही अदर्शन रीजनिंग बना ले कि आइडेंटिफाइंग सेंटर की एक पर्टिकुलर जगह का कैसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था। तो बेसिकली होता है, देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्कल्पचर का काम कर रहा हूँ, मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूँ, तो एक स्टोन से मूर्ति बनाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टोन को मैं तराशूंगा तो स्टोन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ पे गिरते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब वो मूर्ति बनाने का सेंटर होगा तो पत्थर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आपको चारों तरफ बिखरे हुए मिलेंगे। तो इससे क्या लगता है, एक आइडिया लग जाता है कि यार ये सेंटर है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में काम करता होगा। तो जैसे सेल ऑब्जेक्ट्स का जहाँ काम हो रहा है तो वहाँ पे कई छोटे छोटे सेल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी इधर और कुछ नहीं है। These traces suggest that apart from small specialized center, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa। अब हम बात करें पिक्योरिंग मटेरियल की, भैया ये इतना सारा सामान इधर यूज कर रहे थे, आता कहाँ से था ये, ठीक है। तो सारा का सारा सामान के लिए देखो रिवराइन रूट्स का यूज करते थे वो लोग, नदियों के द्वारा भी वो सामान का इधर से उधर सप्लाई कर रहे थे। अब हमें कैसे पता कि वो रिवराइन रूट्स का यूज कर रहे होंगे, तो भैया उनकी बहुत सारी ऐसी खिलौने वगैरह हैं जहाँ पर सीप की पिक्चर बनी हुई है, जहाज का एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। टेराकोटा टॉय मॉडल हमें बुलक कार्ट से मिली है, तो यानी बैलगाड़ी के बारे में भी वो लोग जानते थे, ठीक है। तो यानी कि लैंड रूट के द्वारा भी वो सामान को इधर उधर सप्लाई करते होंगे, बैलगाड़ी और किसी काम में लेते होंगे। तो दोनों ही रूट को यूज कर रहे थे
एरोप्लेन का तो उस समय आविष्कार हुआ नहीं था, तो भैया ज़मीन के रास्ते से तो बैलगाड़ी का यूज़ कर रहे होंगे और जहाज़ों के द्वारा बोट्स का यूज़ करते होंगे, ठीक है। और समुद्र तो उनके चारों तरफ था ही। अब देखिए सामान कहाँ कहाँ से आ रहा था। तो यदि आप देखोगे नागेश्वर एंड बालाकोट का नाम आया अभी, तो नागेश्वर एंड बालाकोट से वो क्या ले रहे थे, सेल ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे, ठीक है, सेल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स। जैसे सोरतू गई है, तो सोरतू गई किसके लिए फेमस था, सोरतू गई वॉज फेमस फॉर लापस लाजुली नाम से एक पत्थर होता है, ब्लू स्टोन। वो कहाँ से आ रहा था, सोरतू गई से आ रहा था। अब पीछे की तरफ याद करोगे तो सोरतू गई एक चीज़ के लिए और फेमस था। सोरतू गई में हमें क्या मिला है, सोरतू गई में हमें नहरों के एविडेंस भी मिले हैं भैया, कैनाल के एविडेंस भी मिले हैं, ठीक है। तो सोरतू गई दो चीज़ों के लिए हो गया। सोरतू गई में एक तो कैनाल के एविडेंस है, दूसरा सोरतू गई वाज फेमस फॉर दी लापिस लाजुली नाम से एक स्टोन है जिसका ब्लू कलर होता है, वो भी यहीं से मिलता था। लोथल है, लोथल से क्या आता था, लोथल से कैरलिन नाम से एक स्टोन होता है, वो आता था, ठीक है। स्टेटाइट जो पत्थर है, जिससे कि स्टेटाइट पत्थर किसके काम में आता था, स्टेटाइट पत्थर से ही अपनी मोहरें बनाते थे, याद आया। स्टेटाइट पत्थर उसके काम में आता था, तो स्टेटाइट पत्थर है वो राजस्थान से आ रहा था, ठीक है। और मेटल, मेटल कौन सी भैया, कॉपर का यूज कर रहे थे, तो कॉपर कहाँ से आ रही थी, कॉपर की सप्लाई राजस्थान से हो रही थी। और सोना वगैरह चाहिए तो वो कहाँ से आ रहा होगा, वो कर्नाटक से आ रहा था। मेटल की अब हम बात करें तो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान कॉपर के लिए फेमस था, और साउथ इंडिया से गोल्ड आ रहा था, ठीक है। ये तो सारा हो गया इंडिया के अंदर अंदर क्या हो रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ऐसा नहीं कि इंडिया से ही सामान की सप्लाई चल रही थी, बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि बाहर की कंट्रीज से भी ये लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसको यदि हम देखें तो क्या हो रहा था बाहर के देशों में, तो खेतरी एरिया ऑफ, खेतरी एरिया जो राजस्थान वाला जहाँ से कॉपर मंगवाते थे, खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश और जोधपुरा कल्चर। तो भैया एमसीक्यू में किसी का दिमाग हिल जाए, हड़प्पा को छोड़ के कुछ और पूछना शुरू कर दे, तो खेतरी एरिया है वहां पे कौन सी सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का नाम जो आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है वो है गणेश्वर जोधपुरा सिविलाइजेशन। गणेश्वर यहाँ पे राजस्थान में सीकर का डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है, और जोधपुरा जोधपुर के नाम से आप जानते हो। तो इस खेतरी वाला वो इलाका जहाँ से ये कॉपर की सप्लाई करते थे, वो आपका गणेश्वर जोधपुरा सिविलाइजेशन है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा कि भैया जोधपुर गणेशपुरा सिविलाइजेशन है वो एक अलग सिविलाइजेशन है, हड़प्पा का पार्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली उसका रीजन ये कि यहाँ पे जो भी इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ के जो लोग थे, वो जिस प्रकार की पोर्ट्री वगैरह यूज कर रहे थे, जैसे बर्तन यूज करते थे, जैसे ब्रिक्स का यूज करते थे, वो सारे हड़प्पन लोगों से एकदम से डिफरेंट थे। तो इसलिए ये एक अलग सिविलाइजेशन थी आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक अलग सिविलाइजेशन थी। लेकिन जोधपुर गणेशपुर कल्चर के लोग जो खेतरी रीजन से स्पेशली कॉपर की सप्लाई सिविलाइजेशन कर रहे थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन रिलेशन की, कि डिस्टेंट लैंड से क्या कॉन्टेक्ट था, बाहरी देशों से क्या कॉन्टेक्ट था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी जो कुछ खोज किया उससे हमें पता चलता है कि कॉपर है वो यहाँ ओमान से भी आता था, ठीक है। अरेबिया पेनिनसुला के साउथ टिप पे ओमान है, क्योंकि जो केमिकल एनालिसिस किया गया है यहाँ के मिले हुए कॉपर का, तो उससे पता चलता है कि ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन। कि भैया ओमान में देखो एक सामान मिला होगा और हड़प्पा में एक सामान मिला होगा, उन दोनों का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला कि इसमें जो निकल का जो पार्ट मिला हुआ है वो दोनों एक ही जगह से आया हुआ है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच गए भैया कि ये जब भैया ओमान से ही कॉपर की सप्लाई है वो इंडिया में हड़प्पन लोगों को हो रही होगी, ठीक है। ये एक अलग टाइप का एक बर्तन भी है हड़प्पा में बना हुआ जो कि ओमान में हमें मिला है, तो ये भी सजेस्ट करता है कि भैया ओमान और हड़प्पा के लोगों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट केवल मॉडर्न टाइम ही आदमी नहीं कर रहा, बल्कि उस समय भी एक मेन रीजन रहा होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो कॉपर और कहाँ से आ गया, पहला तो कॉपर आ रहा था खेतरी राजस्थान से, दूसरा कॉपर कहाँ से आ रहा है, ओमान से आ रहा है, ठीक है। A distinctive type of vessel, a large weapons are coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites। तो ये ओमान में मिला है और हड़प्पा में बना हुआ बर्तन है, तो ये भी सजेस्ट करता है कि हड़प्पा और ओमान के बीच में रिलेशन थे, ठीक है। अब ये जो कोटिंग है वो किस कोटिंग में काम आती है, ये प्रोकोलेशन है जो कि लिक्विड को बाहर आने से रोक लेती है। ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग है ये स्पेशलिटी थी हड़प्पन पीपल की, ठीक है। इसमें कोई भी लिक्विड रखोगे तो वो बाहर नहीं आएगा, ओके। अब ये है कि इन वेसल्स में, इन बर्तनों में क्या ले जाते थे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि हड़प्पन लोग हैं वो कॉपर के बदले में इन बर्तनों में कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड डालकर यहाँ पे सप्लाई करते होंगे ओमान को, इसीलिए बर्तन यहाँ से मिले हैं। हमारा केवल गैस वर्क है, ओके।
मेसोपोटामिया टेक्स्ट कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन। अब मेसोपोटामिया में जो मेसोपोटामिया के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट है वो तो पढ़ ली गई है क्योंकि राइटिंग की शुरुआत यहीं से हुई है। अब हड़प्पा के बारे में तो हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है रिटर्न फॉर्म में है नहीं, लेकिन मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट है वो हमें ये बताते हैं कि कॉपर कमिंग फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मगन, कि कॉपर मेसोपोटामिया में जो कॉपर आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, मगन इलाके से आ रहा था। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मगन नाम का जो इलाका था वो ये ओमान ही था, यानी कि ओमान जो कि भारत को भी कॉपर की सप्लाई कर रहा था, वो उसी पर्टिकुलर टाइम अपनी कंटेम्प्रेरी में मेसोपोटामिया को भी कॉपर सप्लाई कर रहा था। और मेसोपोटामिया में जो ओमान का नाम दिया गया है वो क्या है, याद रखिएगा, मगन। 3 नाम आएंगे यहाँ पर, मगन, दिलमुन, ये सारे याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। अब और देखिए, हम आगे देखते हैं। अब हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में रिलेशन कैसे पता चलेगा, तो पहला तरीका तो ये फिगर इसका ही है। ये इस प्रकार की जो सिलेंड्रिकल टाइप की जो सील है वो मेसोपोटामिया में यूज होती है, और ये सिलेंड्रिकल सील हमें जब सिंडस वैली रीजन की खुदाई की गई है तो वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। तो यार इंडिया की करेंसी है वो मेसोपोटामिया में मिल जाए और मेसोपोटामिया की करेंसी है वो इंडिया में मिल जाए, इसका मतलब प्रूव हो गया कि उन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन उस समय होते थे। तो इसलिए इससे बेसिकली है कि ये जो सिलेंड्रिकल सील है, जो इस प्रकार की सील आपने 11th क्लास में भी देखी होगी, ये जो सील है ये टिपिकली मेसोपोटामिया की खुदाई में मेसोपोटामिया की सील है जो कि हमें इंडस वैली रीजन में मिली है। तो ये सील भी प्रूव करती है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन थे। ठीक है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की साइट्स में भी दूसरा जो है वो ये बताती है कि भैया हड़प्पा वाले सील्स वगैरह, ये वेट वगैरह, ये डाइस बीड्स, इन सबको यूज कर रहे थे, तो ये कोई ना कोई तो ट्रेड के लिए यूज कर रहे होंगे। और जो वेट वाला जो सिस्टम इतना यूनिक है वो लोकल ट्रेड के लिए तो नहीं रहा होगा, कोई ना कोई फॉरेन ट्रेड के लिए इन सबको यूटिलाइज किया जाता होगा। ओके। दूसरा जो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट है वो हमें एक ये भी बताते हैं कि भैया दिलमुन नाम से एक जगह है, कॉन्टेक्ट विद रिलीजन नेम्ड दिलमुन, जिस जो शायद बहरीन नाम का जो कंट्री है उसको बता रहा है। मगन और मेलुआ, इन तीनों के साथ हमारा रिलेशन है, ये मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से हमें पता चला है। तो अब आपने बोल दिया कि मगन किसका नाम हो गया, मगन तो ओमान का नाम है, और दिलमुन किसका नाम है, बहरीन का। तो बच गया मेलुहा, तो मेलुहा किसका नाम है, तो मेलुहा के बारे में बोलते हैं कि हड़प्पन पीपल के लिए नाम यूज किया जाता होगा। तो भैया मैच दी फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, दिलमुन मगन मेलुहा को रट लेना एक बार। ठीक है, कि मगन है वो ओमान है, दिलमुन है वो बहरीन है, और मेलुहा है वो हड़प्पा है। और साथ ही यहाँ पे उन्होंने मेलुहा के लिए क्या चीज़ें आती थी, तो मेलुहा से देखो कैरलिन आता था, लापस लाजुली का पत्थर जो बनता है, कॉपर, गोल्ड, अलग अलग टाइप की वुड वगैरह, ये सारी चीज़ आती होंगी मेसोपोटामिया में, इसको भेजा जाता होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है मेसोपोटामिया का जो मिथ है वो कहता है मेलुहा के बारे में, मे योर बर्ड टू बी दी हाजा बर्ड। यहाँ बात आ जाता है कि ये जो हाजा बर्ड की बात की जा रही है मेलुहा के हाजा बर्ड की, ये हाजा बर्ड और कुछ नहीं, पिकॉक है। मे इट कॉल बी हर्ड इन योर रॉयल पैलेस, और ये तुम्हारे शाही जो महल है वहां पे इसकी आवाज़ सुनाई दे। तो सम आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि दिस हाजा बर्ड वाज पिकॉक। ओके भाई, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया हमारा, किस किस से कनेक्शन फिट हो रहा है। कॉपर हम लेके आ रहे थे ओमान से, जिसका नाम हमें मिला कि मगन नाम है इसका। ठीक है, और दिलमुन नाम है वो किसका है, दिलमुन नाम है वो बहरीन का है, और मेलुहा नाम है वो हड़प्पा के लिए यूज हुआ है। और बाकी एमसीक्यू के लिए वो तुम्हें मतलब भटकाने के लिए कुछ भी डाल दे कि हड़प्पा के पीपल्स का बाहरी कंट्रीज के साथ कोई कांटेक्ट था या नहीं था, तो भैया बहुत सारी चीज़ मिली है इंडिया में, बहुत सारी हड़प्पन पीपल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोकल रूप से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे उसके ट्रेसेस मिले हैं। और ये इसी प्रकार से जो कॉपर के अंदर जो टिन के ट्रेसेस हैं वो ये बताते हैं कि मगन से हमारा यानी कि ओमान से कांटेक्ट था। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में बनी हुई जो सिलेंड्रिकल जो सील है वो भी इस यहाँ पे हमें मिली है। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हाजा बर्ड की बात की गई है वो हमारा पीकॉक हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के जो खिलौने हैं उन खिलौने के ऊपर आपको बोट्स वगैरह के पिक्चर्स मिली हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ओके चलो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको। थैंक यू, बाय बाय।